Hello class, in previous video we had studied about alpha rays, beta rays and gamma rays. So in this video we are going to study about uses of radioactive substance. Radioactive substance के use क्या हैं? So but before studying that students, we should know some facts about radioactive substance. Students, radioactive substance, suppose this is a radioactive substance, so it continuously emits alpha rays, beta rays and gamma rays, right? और इन अल्फ़ा बीटा और गामा रेज़ के फॉर्म में इनसे क्या निकल रहे हैं बाहर, इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से क्या बाहर निकलता रहता है, क्या एमिट होता रहता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्योंकि इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली बाहर निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, सो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मीन्स धीरे धीरे ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ये डिक्रीज़ होता जाता है अमाउंट में. ओके, ये डिक्रीज़ होता जाता है और कुछ समय के बाद ये सब्सटेंस अपने ओरिजिनल अमाउंट का ओनली हाफ अमाउंट ही बचता है. ओके, यू जस्ट थिंक स्टूडेंट्स कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है और इससे इसके पार्टिकल्स ही कंटिन्यूसली बाहर निकल रहे हैं. ओके, सो ये सब्सटेंस डिक्रीज़ होगा कि नहीं होगा? होगा. इसका मास, इसका पार्टिकल्स कंटिन्यूसली बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो ओरिजिनल अमाउंट था इस सब्सटेंस का, ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है और कुछ टाइम बाद ये सब्सटेंस अपने ओरिजिनल अमाउंट का केवल हाफ बचता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे ये 500 इसका मास था तो यहाँ पे 250 ही होगा. ओके, सो ये अपनी ओरिजिनल अमाउंट का सिर्फ हाफ ही रह पाता है. सो दैट टाइम इज़ कॉल्ड, जितने द टाइम पीरियड इन विच अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम इट्स हाफ, दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ. ओके, सो वो समय, वो टाइम जितने में एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अपने ओरिजिनल अमाउंट का सिर्फ हाफ बचता है, उस टाइम को हम बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ. क्या बोलते हैं? इट्स हाफ लाइफ. ओके, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स, इससे आपको क्या पता चला कि द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस स्लोली इट डिकेज, राइट? ये कंटिन्यूसली डिके होता रहता है, मीन्स इसका कुछ पार्ट्स कंटिन्यूसली इससे बाहर निकलता रहता है, एमिट होता रहता है, जिसकी वजह से ये डिके होता है और इसका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो स्लोली डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है. ओके, डिके मीन्स कम होना कोई चीज़. सो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस ऑलवेज डिके. नाउ you have understood this half life and decay. Now we will come to the uses of radioactive substances. So students, you can see the uses of radioactive substance. First point is radioactive materials like carbon 14 are used to determine the age of rocks, minerals, fossils, dead organisms, etc. This is done using carbon dating technique. अब स्टूडेंट्स, कार्बन, आपको पता है कि जनरली कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और इसका एटॉमिक मास होता है 12, राइट? 6C12 यू हैव स्टडीड. बट आपने इसके आइसोटोप्स भी देखे हैं, राइट? इसका आइसोटोप क्या होता है? The one isotope is 6C13 and one more is there 6C14, right? तो स्टूडेंट्स, इसका ये जो आइसोटोप होता है 6C14, जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, दिस कार्बन इज़ रेडियो एक्टिव. ओके, क्यों रेडियो एक्टिव? क्योंकि मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव क्यों एमिट करते रहते हैं रेस, क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, राइट? तो क्योंकि जब कार्बन C612 था तो इसका न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल था, सो इट वाज स्टेबल. 6C13 में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, सो इट वाज आल्सो स्टेबल. बट जब इसका मास 14 हुआ, 6C14, तो इसका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल हो जाता है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबल न्यूक्लियस, दिस कार्बन 14 इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव.
और इसी कार्बन को, जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, इसी कार्बन को हम बोलते हैं कार्बन 14. दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बन 14 एंड इट इज़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ओके, सो इस कार्बन को यूज़ करके, कार्बन 14 को यूज़ करके हम किसी भी फॉसिल की, जैसे आपको पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि फॉसिल्स मिले पहले के टाइम पे, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये फाइंड कर लिया कि ये फॉसिल, ये डेड बॉडी, ये जो स्केलेटन मिला है, ये कितने ईयर्स ओल्ड है, कितने ईयर्स पुराना है. मींस उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई थी, किस टाइम पे ये फॉसिल, इस टाइप की ह्यूमंस पाए जाते थे, अर्थ पे प्रेजेंट होते थे. ओके, तो इसी तरह किसी भी फॉसिल की, किसी भी रॉक्स की, किसी भी चीज़ की अगर हमें एज पता करनी हो कि कितने ईयर ओल्ड है ये रॉक, ये fossil, how many years old it is and before how many years ago it is found on the earth. So for that we can find the age of that fossil, we can find the age of that rock by the help of carbon dating technique. Okay, कार्बन 14 को यूज़ करके कार्बन डेटिंग टेक्निक की हेल्प से हम किसी भी फॉसिल की रॉक की एज पता कर सकते हैं. So carbon dating technique means to find the date by the help of carbon. Okay, by the help of carbon 14. So it is called carbon dating technique. Now अब इस टेक्निक में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में वेरी स्मॉल अमाउंट पे प्रेजेंट होता है. ओके, आपको पता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में कुछ कार्बन 14 का भी होता है. मोस्ट ऑफ द कार्बन इज C612, it is present in 6C12 form, but some amount of carbon, very small amount of carbon 14 is also found in our atmosphere in the form of carbon dioxide. Okay, now students, you just think that this is the, in our atmosphere this carbon 14 is present. Okay, so plant body, this is the plant, it will absorb this carbon dioxide. Okay, so इस प्लांट की बॉडी में आ गया क्या, कार्बन 14. अब ये प्लांट बॉडी फूड बनाएगी, ये जो फूड बनाती है उस जो भी कार्बोहाइड्रेट बनाएगी उस वाले कार्बन में भी कार्बन 14 स्मॉल अमाउंट पे प्रेजेंट होगा. ओके, और प्लांट से फूड कौन लेता है, हम, वी ह्यूमंस, एनिमल्स, अदर एनिमल्स टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स. सो ये हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में, अदर एनिमल्स की बॉडी में भी क्या आ गया, ये C14 आ गया, कार्बन 14. ओके, अब आपको पता है कि ये कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है. और the first thing that it is radioactive, and the next thing students that is carbon 14 it is very small amount, इसका एक फिक्स्ड अमाउंट ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वही फिक्स्ड अमाउंट प्लांट बॉडी में आता है और उतना ही ऑलमोस्ट फिक्स्ड अमाउंट ह्यूमंस और अदर एनिमल्स की बॉडी में आता है. ओके, तो अब हमें ये पता है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन 14 हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ओके, तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है, ओके, व्हेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज, तो इसकी बॉडी में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट होगा, राइट, बिकॉज अब इस ऑर्गेनिज्म ने जो कि विच इज़ डाइड, द ऑर्गेनिज्म हु इज़ डाइड, सो डैट ऑर्गेनिज्म नाउ इज़ नॉट डूइंग द इनटेक ऑफ द कार्बन 14. ठीक है, वो अब एनवायरनमेंट से नहीं ले रहा है कार्बन 14 क्योंकि अब वो फूड नहीं खा रहा है, प्लांट बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब कर रही है क्योंकि द प्लांट बॉडी डाइज. ओके, सो अभी क्या है कि इनटेक स्टॉप हो चुका है कार्बन 14 का, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस डाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे प्रेजेंट है. ये हमें पता है कि कितना प्रेजेंट होता है. आई टोल्ड यू दैट अ फिक्स्ड अमाउंट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, फिक्स्ड अमाउंट इज कम्स इन प्लांट बॉडी एंड अ फिक्स्ड अमाउंट कम्स इन एनिमल्स बॉडी. ओके, तो अब अगर सपोज 10 years और 1000 years, आफ्टर 1000 years के बाद अगर इस एनिमल का स्केलेटन किसी साइंटिस्ट को मिलता है, ओके, तो वो साइंटिस्ट क्या करेगा, वो ये पता कर लेगा कि ये कार्बन 14 उस स्केलेटन में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. ओके, पहले सपोज अगर ये 0.5 में प्रेजेंट था और अभी अगर ये 0.25 में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये इसका कितना प्रेजेंट है, हाफ प्रेजेंट है. ठीक है,
तो और हमें इसकी हाफ़ लाइफ तो पता होती है, मैंने आपको बताया कि एक फ़िक्स्ड टाइम पे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक फ़िक्स टाइम के बाद अपने ओरिजिनल अमाउंट का सिर्फ हाफ बचता है और उसको उसकी हाफ़ लाइफ बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह कार्बन 14 की भी एक हाफ़ लाइफ, फिक्स्ड हाफ़ लाइफ होती है, मतलब इतने टाइम बाद ही ये अपना हाफ डिके होके हाफ अमाउंट बचेगा, इससे पहले वो हाफ नहीं रहता है। ओके, सो इसकी हाफ़ लाइफ होती है ऑलमोस्ट 5700 समथिंग, 730 और समथिंग। ओके, इस कार्बन 14 की हाफ़ लाइफ होती है। तो अगर ये अपना हाफ बचा है, अगर 1000 ईयर्स के बाद जब भी साइंटिस्ट को ये स्केलेटन मिला, उस टाइम अगर उस स्केलेटन की बॉडी में 0.25 प्रेजेंट है, या फिर कोई भी एक अमाउंट जितना प्रेजेंट होता है एनिमल और प्लांट की बॉडी में, अगर उसका हाफ प्रेजेंट है उस फिक्स्ड अमाउंट का, इट मीन्स कि ये कितना ईयर ओल्ड है, जितनी इसकी हाफ लाइफ होगी, मीन्स 5730 समथिंग। ओके, तो और अगर ये इसका भी हाफ प्रेजेंट है, मीन्स 1/4 है। ओके, सपोज ये 0.25 का भी हाफ प्रेजेंट है, इट मीन्स इसकी हाफ ये स्केलेटन कितना ईयर ओल्ड है। अब आप 5730 का डबल कर देंगे, क्योंकि 5730 में ये अपना हाफ हुआ होगा, और फिर इसके भी 5730 ईयर्स इसको और लगे होंगे 0.25 का भी हाफ होने में। ओके, सो अब ये इसीलिए तो अभी ये अपना 1/4 बचा है ना। ओके, सो इस तरह से हम किसी भी फॉसिल की, किसी भी रॉक की क्या कर सकते हैं, एज फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द हाफ लाइफ of a radioactive substance. Okay, so this technique is called carbon dating technique. So carbon dating technique क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी भी एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में उसकी डेथ के टाइम पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। ओके, और कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और ये एक फिक्स्ड टाइम के बाद ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स के बाद ये कार्बन 14 अपने ओरिजिनल अमाउंट का, अगर यहाँ पे ये 10 होगा तो 5 बचेगा। ओके, अपने ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाता है। सो इस तरह से अगर हमें कोई स्केलेटन मिला है और उसमें जो का C14 मीन्स उसमें जो कार्बन उसके डेथ के टाइम पे प्रेजेंट था, अगर अभी वो उसका हाफ प्रेजेंट है, इट मीन्स ये कितना ईयर ओल्ड है, 5000 ईयर ओल्ड है ये स्केलेटन। ओके, और अगर ये 5 का भी हाफ है, 2.5 प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये कितना ईयर ओल्ड है, 10,000 ईयर ओल्ड है, क्योंकि 5000 ईयर लगे होंगे उसको 10 से 5 बनने में, और फिर 5000 और लगे होंगे उसको 5 से 2.5 बनने में। ओके, तो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग डेट मैम कि अगर वो 1/4 नहीं प्रेजेंट है, जब साइंटिस्ट को मिला 1/3 प्रेजेंट है, या फिर 70% 60% ऐसे प्रेजेंट है, तब कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी फाइंड हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके लिए मैथमेटिक्स की तरह, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, वैसे रेडियो एक्टिविटी के भी फॉर्मूले हैं। ओके, उस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं कि उस फॉसिल की एज क्या है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट कार्बन डेटिंग टेक्निक। ओके, because it is the application of radioactivity, so that's why I have explained you this in detail. Okay, you should know the applications in detail. So students, first point we have understood carbon dating technique. Now we are going to study second point, that gamma radiations are used to sterilize food and also used in preserving food. ठीक है, मीन्स गामा रेज की हेल्प से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि गामा रेज रिलीज़ करते हैं, उनकी हेल्प से हम चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं। ओके, अब स्टेरिलाइज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ओके, उस किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, जैसे हॉस्पिटल्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, सिजर्स वगैरह, फॉरसेप्स वगैरह, उसको वो आफ्टर एवरी पेशेंट वो उसको क्या करते हैं, स्टेरिलाइज कर देते हैं, मीन्स उसके सारे जर्म्स को किल कर देते हैं। ओके, सो उसके जर्म्स को किल करने के लिए, इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए we can use gamma rays. Okay, because you know that the gamma rays are with highest penetrating power. Okay, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो हाईएस्ट होती है। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे जर्म्स प्रेजेंट हैं, तो व्हेन वी विल एक्सपोज दिस इंस्ट्रूमेंट विद गामा रेज। ओके, अगर इस पे गामा रेज फॉल होंगी, तो ये गामा रेज उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जर्म्स हैं, उस जर्म्स की बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए उसको किल कर देंगी। सो दिस विल बी, द इंस्ट्रूमेंट विल बी स्टेरिलाइज्ड. So it is the one more use of radioactive substance. The next is, students, radioactive substances are used to study the mechanism of chemical reactions, right?
थर्ड पॉइंट है कि ये किसी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज़्म। अब मैकेनिज़्म क्या होती है स्टूडेंट्स? सो मैकेनिज़्म इज़, आप हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं वो जस्ट हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि C+O2 इज़ इक्वल टू CO2, ओके। बट इस CO2 में ये इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन के किस ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कैसे किया, इसके लिए पूरी मैकेनिज़्म होती है, ठीक है। तो वो मैकेनिज़्म कैसे स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, कैसे उनको पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, कैसे गया, तो दे यूज़ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ओके, फॉर दिस। सपोज़ अगर इस यहाँ पे किसी रिएक्शन में टू कार्बन्स हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा कार्बन किस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कार्बन पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो इस कार्बन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर रेडियो एक्टिव इंडिकेटर लगा देते हैं। सो उसके बाद आफ्टर डैट व्हेन दे स्टडी द मैकेनिज़्म, सो जिस प्लेस से, जिस ऑक्सीजन के साथ, जिस कार्बन डाइऑक्साइड, जिस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में से रेज निकल रही हैं, तो दे अंडरस्टूड दैट इस जो हमने रेडियो एक्टिव इंडिकेटर लगाया था जिस कार्बन पे, वो कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, ओके। सो इन दिस वे दे स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दे इंट्रोड्यूस द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर, जिसकी भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, उस पर वो रेडियो एक्टिव लगा देंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इंडिकेटर लगा देंगे। फिर जहाँ से वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेज निकलेंगी, वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे ही उसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो है उसने रिएक्ट किया है, ओके। सो इन दिस वे दे स्टडी द मैकेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड टू चेक क्रैक्स इन पाइपलाइंस, मशीन्स, etc. So how they check the crack in pipes and or machines? So students, they introduce the radioactive substance in the pipelines or in the machines. So from which place, if अगर किसी प्लेस से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव रेज बाहर एमिट हो रही हैं, निकल रही हैं, so by the help of the amount of the radioactive rays they understood that if यहाँ से बहुत ज़्यादा रेज निकल रही हैं, it means यहाँ पे कुछ क्या है, लीकेज है, ओके, पाइप्स में और मशीन्स में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और लीकेज है। सो दे अंडरस्टैंड इन दिस वे। Now the next is, students, the next use is they find wide use in medicinal field to cure many diseases, and the most important medicinal use of the radioactive substance, that is cobalt-60 in the treatment of cancer, okay. So how they treat cancer with the help of radioactive substances? Students, for this they expose, suppose a human being a human being is having a cancerous tumor, okay, in a particular body part, suppose here, okay. So they expose that body part of that human being with the radioactive rays, okay. वो ऐसे उस ह्यूमन बीइंग को अरेंज करते हैं कि रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो उस ह्यूमन के उस पर्टिकुलर पार्ट पे, बॉडी पार्ट पे पड़ें जहाँ पे वो कैंसरस ट्यूमर है, ओके। उनकी बाकी पार्ट्स अनएक्सपोज्ड रहते हैं, उनके बाकी बॉडी पार्ट्स को, उस ह्यूमन बीइंग के बाकी बॉडी पार्ट्स को रेडियो एक्टिव रेज से एक्सपोज नहीं किया जाता है, केवल उस पार्ट को जहाँ पे वो कैंसरस ट्यूमर है वहाँ पे एक्सपोज किया जाता है। एंड यू नो दैट radioactive substances are having very high penetrating power, okay, means they are having the rays like gamma rays, और उनकी penetrating power, beta rays और gamma rays की penetrating power बहुत ज़्यादा होती है, okay. So these rays can penetrate the skin, can penetrate the tissues, and gamma rays can penetrate the bones also. सो इन दिस वे, एंड जब वो इन लिविंग सेल्स को जहाँ पे वो ट्यूमर होता है वहाँ से वो जब पेनिट्रेट करके जाती हैं तो वो उन सेल्स को किल करते हुए जाती हैं, ओके. सो इन दिस वे दे ट्रीट द कैंसर, दे किल द कैंसरस सेल्स विद द हेल्प ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ओके. सो इस तरह से दे ट्रीट द कैंसर. सो इन दिस वे, इन द सेम वे, बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव
by using the radioactive isotopes, by using the radioactive substance, we can also study the mechanism inside the plant body. Okay, जैसे कि हमने पाइपलाइंस में क्रैक्स चेक किए, मशीन्स में चेक किए, वैसे ही हम एक प्लांट बॉडी में कौन सा सब्सटेंस कहाँ से किधर जा रहा है वो भी हम रेडियो एक्टिव इंडिकेटर्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं. हम उसमें रेडियो एक्टिव इंडिकेटर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का थोड़ा सा अमाउंट लगा देते हैं, एंड देन जिस प्लेस से वो रेडियो एक्टिव रेज बाहर निकलती हैं उसको हम बाहर डिटेक्ट करते हैं. जिस प्लेस से निकलती हैं इट मीन्स वो सब्सटेंस अभी प्लांट बॉडी के उस पार्ट पे पहुंच चुका है. ओके, सो इन दिस वे we see the absorption rate of plants also. And now the most important use of radioactive substances, students, that uranium, in the radioactive substance the uranium is used for, it is used to generate electricity. Okay, it is used to produce electricity in nuclear power plants. Okay, in power plants these radioactive substances like uranium are used to generate electricity also. So these are the uses of radioactive substances. Now students, in next video we will study about harmful effects of radioactive substances. Thank you.